अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सायरा फिन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स कि जो सिंपल हमारे पास एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो हमारे पास एक्सक्रीशन का सिस्टम है वो किस तरह से है। सबसे पहले हम लोगों ने जो बताने वो है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया के अंदर किस तरह से जो हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो रिमूव होती हैं। ये इंतहाई सबसे सिंपल जो हमारे पास एक्सक्रीशन का या डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पास मौजूद होता है और इसके पास सिर्फ एक ट्यूब ही मौजूद होती है जिसके ज़रिए से ये खुराक जो अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अंदर भी जाएगा और बाहर रिमूव भी होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ आपको नज़र आ रही होगी सिर्फ एक सिंगल ट्यूब ही है जो इसके पास मौजूद होती है। कोई ब्लड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस इसके पास ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है ट्यूब्यूलर फॉर्म में, जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम देते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियम जो था ये ओल्ड नेम है, इसे जो न्यू हम नाम देते हैं वो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम इसका छोटा सा पार्ट लें यानी कि एक सिंगल सेल लें तो सिंगल सेल के अंदर किस तरह से मौजूद होता है कि ये एक हमारे पास सिंगल सेल मौजूद है, इसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। अब इन्हें हम फ्लेम सेल्स का क्यों नाम देते हैं, क्योंकि जैसे ही जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस सेल के अंदर इंटर होगा, जो सीलिया होगा वो फ्लैग जिस तरह से झंडा हवा के अंदर लहराता है इसी तरह से जो वेस्ट मौजूद होगा वो भी इस सीलिया की मदद से अंदर की तरफ जो हमारे पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर इंटर हो जाएगा और फिर क्या होगा कि ये जो हमारे पास प्लेन एरिया की स्किन मौजूद होगी यहाँ पर जगह जगह पर एंड मौजूद होंगे यानी कि पोर्स मौजूद होंगे और इन पोर्स से क्या होगा, जैसे ही यहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट इंटर होगा जो हमारे पास वेस्ट होगा वो इस एंड से बाहर रिमूव हो जाएगा। इसीलिए प्लेन एरिया की फुल बॉडी के ऊपर ये उसकी स्किन के ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं और ये पोर्स क्या करते हैं, जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो हर जगह से रिमूव कर देते हैं। इसीलिए इसे हम सिंपल जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म। जो अर्थ फॉर्म है उसके एक्सक्रीशन इससे थोड़ी सी एडवांस है। किस तरह से एडवांस है कि ये जो है इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक सिंगल ट्यूब है जिसकी मदद से एक्सक्रीशन जो हो रही होती है, लेकिन अगर हम अर्थ फॉर्म की बात करें तो अर्थ फॉर्म में सेगमेंट मौजूद होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर एक एक ट्यूब मौजूद होती है और हर ट्यूब अपना अलग अलग से फंक्शन करती है। अगर हम जस्ट एक ट्यूब की बात करें तो एक ट्यूब के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो होगा उसकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग क्या होगी, उसे हम नेफ्रोस्टोम कहेंगे और उसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड मौजूद होगा। सिलोमिक फ्लूइड क्या होगा, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकता है, साल्ट होगा और बाकी दूसरे जो हमारे पास वेस्ट होंगे वो मौजूद होंगे। अब ये क्या काम करेगा, यहाँ से नेफ्रोस्टोम और इनके दरमियान में हर सेगमेंट जिनको ये एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से क्लोज करने वाला ये जो पर्दा है इसे हम सेप्टम का नाम देंगे और यहाँ से जैसे नेफ्रोस्टोम जो होगा वेस्ट प्रोडक्ट अंदर लेकर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होंगी जो कि प्लेन एरिया से, इसीलिए हमने एडवांस एक्सक्रीशन सिस्टम कहा था क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स कैपिलरीज मौजूद होंगी जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट तो होगा ही लेकिन जो यूज़फुल इनके पास एब्जॉर्प्शन, जैसे इन्हें पानी की एब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है और दूसरे साल्ट वगैरह की एब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है, तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ से यूज़फुल जो थिंग्स होंगे उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा इस ओपनिंग से बाहर रिमूव हो जाएगा। इधर जो बुक के अंदर पेयर ऑफ बात की गई है कि पेयर्स ऑफ जो हमारे पास ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, लेकिन हम देखें तो ये तो सिर्फ एक ट्यूब है, दूसरी नहीं है। इधर पेयर इसलिए कहा गया है कि यहाँ से एक आ रही है और दूसरी जो है इसकी ओपनिंग भी तो यहीं से ही आ रही है, इसीलिए हमने इसे मेटानेफ्रिडियम का नाम दिया है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो जो यूज़फुल थिंग्स होंगे उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो बाकी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो इस होल से
रिमूव हो जाएगा। इसका प्लेन एरिया और अर्थवॉर्म के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इधर एक ही ट्यूब था और उसके जगह जगह पर पोर्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो डिफरेंट सेगमेंट मौजूद हैं और हर सेगमेंट के पास अपना अपना सिस्टम है और अपना अपना होल मौजूद है। इसी तरह से अगर हम कॉकरोच की बात करें कि कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है, तो इसके हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि इसके पास एक ही ट्यूब होती है जिसके अंदर बड़ी सी ट्यूब होती है, इन दोनों के मुकाबले में थोड़ी सी लार्ज ट्यूब होती है और ये क्या कहते हैं, उसे हम गट का नाम देते हैं। ये गट क्या होते हैं, कॉकरोच जो है वाहिद एनिमल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एसोसिएट होता है, मिला हुआ होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, यानी कि ये एक ही ट्यूब से मतलब जो भी इनगल्फ करता है खाना वगैरह जो भी है, और उसी ट्यूब से ही ना जो हमारा वेस्ट जो उसका वेस्ट होता है उसे रिमूव करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके सेगमेंट्स की, एक ही ट्यूब्स के उन्होंने 3 हिस्से के होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है उसे हम फोरगट कहते हैं और यहाँ से ये अपनी खुराक जो है उसे इनगल्फ करते हैं। उसके बाद मिड गट आ जाते हैं। मिड गट क्या होते हैं, इसके पास इस तरह की ट्यूब मौजूद होती है और ये ट्यूब क्या करती है, जो हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है इसे एब्जॉर्ब करती है और जो यूज़फुल थिंग्स होते हैं उन्हें अपने पास। और कॉकरोच के एक अडेप्टेशन ये भी है कि ये क्या करता है, जो इसके पास पानी होता है या फिर कोई भी पानी अगर हम बात करें तो ये पानी को जो रिमूव करना होता है रिमूव करके कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एब्जॉर्प्शन की जो खसूसियत है उसे नहीं रखते, लेकिन कॉकरोच के पास ये खसूसियत होती है कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं। कहाँ पर, रेक्टम के अंदर। रेक्टम एक थैली होती है, यहाँ पर ये अपना पानी स्टोर कर देते हैं। इसके बाद इसी कैपिलरीज में येलो कलर के ट्यूब्स मौजूद होते हैं जो कि 15 से 20 की तादाद में मौजूद होते हैं। इन्हें हम ब्लाइंड एंड्स कहते हैं और इसी ब्लाइंड एंड से जो इनका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन हो जाता है। हाइंड गट के अंदर क्या होता है कि रेक्टम मौजूद होता है, स्टोर करते हैं, उसके बाद जो एनस होता है वहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। थैंक यू।